जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कक्षा 10वीं का इतिहास का जो अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद, तो इस चैप्टर के हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे थे। तो आपको पता होगा कि जो पिछला जो डिस्कशन था जिसमें हम लोग रॉलेट एक्ट और रॉलेट एक्ट के परिणामों को देखा था, जिसमें से एक परिणाम क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और हम लोगों ने उस वीडियो पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी घटना के बारे में डिस्कस हम लोगों ने कर लिया था। तो सर आज के इस वीडियो पे बात करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हुआ, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्या परिणाम थे, इन सारे परिणामों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि कक्षा 10वीं की इसी तरह के मजेदार वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम के बारे में। तो आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह का रूप लिया था। तो हुआ क्या था कि जैसे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैली, अब भाई देखो इतनी बड़ी नरसंहार हुआ, तो भाई इसका कुछ तो परिणाम होगा ना। तो सबसे पहला परिणाम क्या था कि उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग जो है सड़कों पर उतर आए थे और पुलिस के साथ लोगों क्या कर रहे थे, हड़ताल करना शुरू कर दिए थे। दूसरा क्या था, बहुत जगह क्या हुआ, हड़तालें जो है होने लगी थी। साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुलिस से क्या कर रहे थे, मोर्चे ले रहे थे, यानी कि पुलिस से झगड़ा करने के लिए उतर आए थे। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने क्या करा कि सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। तो चूंकि लोग सड़कों पर उतर आए थे, हड़तालें होने लगे थे और पुलिस जो है, लोग जो है पुलिस के साथ मारपीट करना शुरू कर दिए थे, सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया था। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए मिला। तो अब जब इतना सारा हुआ तो इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी बाधाएं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होनी शुरू हुई, जिससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को लग गया कि अब मेरा पतन हो सकता है। अब भाई देखो सड़कों पर उतर जाएगा तो जो आपका यातायात साधन वो ठप हो गया, इमारतों पे हमला करने लगे तो जो भी संचार माध्यम वो ठप हो गया। तो ऐसे कई घटनाएं देखने के लिए मिला। दुकानें बंद कर दी गई, तो जो ट्रेडिंग हो रहा था ब्रिटिश सरकार के वस्तुओं का वो बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा था। अब इसी खतरा को हटाने के लिए, यानी कि विद्रोह को दबाने के लिए सरकार द्वारा लिया गया कदम, तो सबसे पहला कदम क्या था कि सरकार ने इन कार्रवाइयों को कुचलने के लिए निर्ममता का रास्ता अपनाया। सबसे पहली बात कि सरकार ने क्या किया कि जो भी विद्रोह कर रहा था उनको दबाने के लिए बहुत कड़ा से कड़ा क्या लिया गया, कदम उठाया गया। दूसरा क्या था, सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करने लगे थे। अपमानित करने का मतलब कि लोगों को नाक रगड़ कर पार होना पड़ता था। अगर कहीं पे कोई अधिकारी खड़ा है तो आपको सर झुका के पार करना होगा। बहुत जगह ऐसी भी प्रथा देखी गई कि लोगों के पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था या कपड़ा बांध दिया जाता था, जिससे उनकी परछाई जमीन पे ना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को सरकार द्वारा अपमानित और आतंकित किया गया। साथ ही सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए और घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया। साथ ही साथ एक ऐसी घटना दिखा गया जहां पे गांवों पर बम गिराया गया, तो लोगों को कोड़े से मारे गए और गांवों पर बम बरसाया गया। तो भाई आखिर पूछेगा कि बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किस गांव पे बम गिराया गया था। तो देख सकते हो गुज्जरवाला गांव, और ये गुज्जरवाला गांव कहां पे था, पंजाब में, जहां पे क्या गिराया गया था, बम गिराया गया था। बात करेंगे आगे। तो अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपको पूछ देता है, तो वो नोट में क्वेश्चन है। नोट क्या है कि जब सत्याग्रह हुआ, कौन सा, मैं बोलूंगा कि सत्याग्रह नहीं, मैं बोल सकता हूं कि यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी घटना के बाद जब जनरल डायर से पूछा गया कि आखिर आपने इतनी निर्ममता का काम किया तो आपको क्या लगता है कि आपने ये सही किया कि गलत किया, उनसे कुछ पूछा गया। तो जनरल डायर ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सत्याग्रहों के जहन पे दहशत और विस्मय का भाव पैदा करना था, और मैंने जो ये काम किया ना वो एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। यानी कि जनरल डायर के हिसाब से उसने जो ये नरसंहार का काम किया जलियांवाला बाग हत्याकांड का, वो गलत नहीं था, इनका यह मानना था। अब देखो इसी बीच क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आखिर बात करेंगे खिलाफत आंदोलन क्या था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात आपको ये भी पता होगा
कि जब एक आंदोलन हुआ था भारत में, जो सबसे बड़ा आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था तो आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन। तो एक ऐसी घटना थी जब असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन ये भी कभी कभी आता है कि क्या कारण है कि असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ा गया। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जो खिलाफत आंदोलन है और असहयोग आंदोलन है, जब दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा मात्रा में आंदोलन किया, और इस पूरे के पूरे चैप्टर पे हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि आखिर असहयोग क्यों किया गया, आपका टॉपिक है। तो लेकिन असहयोग किया गया, और मैंने ये भी बोला कि जो आंदोलन हुआ उसमें क्या हुआ था कि खिलाफत आंदोलन का और असहयोग आंदोलन ने दोनों में मिलकर क्या किया था, एक बहुत बड़ा आंदोलन जो खड़ा किया था। तो सबसे पहले समझते कि आखिर खिलाफत आंदोलन क्या था, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे खिलाफत आंदोलन होने का कारण क्या है। तो देखिए जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो ऑटोमन जो है, ऑटोमन कहाँ के मैं बात करूं, तुर्की का। तो ऑटोमन जो साम्राज्य था यानी कि वो है कहाँ पे, तुर्की का। तो तुर्की का हार हो चुका था। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, आपको बताना था। तो क्या हुआ था, पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की का क्या हो गया, हार हो गया। और ये लगने लगा था कि जब ये हार हुआ तो उस समय जैसी मनोकामना होती थी ब्रिटिश सरकार का, और जिस तरह से ब्रिटिश सरकार काम करती थी, तो लोगों के मन में यह आशा था और एक लोगों के मन में एक अफवाह फैलना शुरू हो गया था। क्या हुआ था, एक अफवाह फैलना शुरू हुआ था कि अगर ब्रिटिश सरकार अधिकार कर लेता है तुर्की पर, तो ऑटोमन साम्राज्य के जो सम्राट है, या मैं बोलूंगा कि जो इस्लाम विश्व के जो आध्यात्मिक नेता है, जैसे हमारे विश्व गुरु होते हैं सनातन धर्म में, उसी तरह इस्लाम धर्म का जो आध्यात्मिक गुरु है, जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई है ऐसा माना जाता है। तो इस्लाम विश्व के जो आध्यात्मिक नेता है जिनका नाम क्या है, खलीफा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इस्लाम धर्म के विश्व के आध्यात्मिक नेता को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, खलीफा। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का यानी कि तुर्की का जब हार होता है, तो लोगों के मन में यह अफवाह फैली कि जिस तरह से ब्रिटेन किसी भी राज्य में अपना अधिकार करने के बाद वहां के राजा पर नियंत्रण स्थापित करता है, और उस नियंत्रण में राजा को वो सारे काम करने होते हैं जो काम वो करवाना चाहता है। यानी कि लोगों को लगा कि जो ये आध्यात्मिक नेता है हमारा, जो भी खलीफा का पद, उस पे जो रहने वाला जो इंसान होगा, उस पर ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा चीजें जो थोपने की काम करेंगे। और उस पर क्या होगा कि जब बहुत सारी चीजें थोपी जाएंगी तो उससे कहीं ना कहीं उनका जो वर्चस्व क्षेत्र है या जो अधिकार क्षेत्र है उस पर कमी आएगा। तो इसीलिए क्या हुआ था कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली थी कि इस्लाम विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर बहुत सख्त शांति संधि जो है थोपा जाएगा। और इसी के चलते क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड कि भाई लोग जो है खलीफा के पद को लेकर आशंकित थे कि उनको लग रहा था कि शायद हमारे जो नेता है, जो हमारे विश्व गुरु हैं, उन पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाला है, ऐसे मुसलमानों को लग रहा था। तब जब ऐसी चीजें आई कि आखिर देखो, अगर अपने पद के ऊपर जब बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा तो लोग जाहिर सी बात अगर मैं आपको पानी ऐसे आपको जमीन पे खड़ा रख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं अगर पानी में आपको कूदा दूं तो जाहिर सी बात है कि आप छटपटाओगे, आप तड़तड़ाओगे, है ना, फड़फड़ाओगे। तो ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिली जब तक तुर्की जीता नहीं था, यानी कि तुर्की पर जब तक जीत नहीं हुई थी ब्रिटिश सरकार का, तब तक इस्लामों को लगता था कि ये जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो हो रहा है तो ये केवल और केवल सनातन धर्मों के लिए, केवल और केवल हिंदू धर्मों के लिए। लेकिन बाद में जब उन पे सवाल आना शुरू हुआ तब जाके लोगों को लगा कि नहीं, अब आंदोलन में हम लोग को हिस्सा लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम होने वाला है, हमारा पत्ता जो है काटने वाला है। तो क्या कहा गया देख सकते हो। अब बात करेंगे भाई ये जो आंदोलन हुआ इसका स्थापना, तो गौर कीजिएगा, इसलिए खलीफा के तत्काल शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। गौर कीजिएगा घटना क्या है कि मैंने क्या बोला कि प्रथम विश्व युद्ध में जब ऑटोमन साम्राज्य की हार होती है तो लोगों को लगा कि हो सकता है ब्रिटिश सरकार क्या करे कि खलीफा पद पे आसीन लोगों पर सख्त शांति समझौता जो है वो थोपा जाएगा। तो ये जो उनके पद की रक्षा करने के लिए क्या किया गया कि मार्च 1919 में बंबई में, गौर कीजिएगा, पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन के लिए पहला जो है संगठन कब बनाया गया था, तो 1919 में। कहां पे बनाया गया था, बंबई में बनाया गया था, मार्च में। अब भाई ये जो आंदोलन हुआ, जो आंदोलन चलाना चाहता है, जो संगठन इन्होंने बनाया, उसके संस्थापक कौन है,
तो इनके संस्थापक जो है अली बंधु के नाम से फेमस है। किसके नाम से, गौर कीजिएगा, मैं बता रहा हूं, अली बंधु। और अली बंधु जो है वो दो लोग हैं, एक का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे का नाम क्या है, शौकत अली। और ये दोनों का जो नाम है वो अली बंधु के नाम से फेमस है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली खान को क्या कहा जाता है, तो मैं बोलूंगा कि अली बंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये तो संस्थापक हो गए। आखिर ये जो आंदोलन हुआ, तो आंदोलन में ये जो संगठन बनाया गया, तो संगठन क्या चाहता था, तो संगठन चाहता था कि जन कार्रवाई की संभावना की तलाश किया जाए। यानी कि हम लोग सभी मिलेंगे और मिलकर क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, कि जो खलीफा का पद है और उसकी जो असीम शक्तियां हैं उनको बरकरार रखेंगे। और इसी के लिए क्या चाहते थे कि जन कार्रवाई हो, यानी कि लोग इस पर बढ़ चढ़कर भाग लें। तो इसीलिए अली बंधु और कई युवा मुसलमानों ने क्या किया, इस मुद्दों पर संयुक्त रूप से जन कार्रवाई की संभावना के लिए महात्मा गांधी के साथ क्या क्या चर्चा शुरू कर दिया। अब यहां से टर्निंग पॉइंट आता है, चूंकि ये लोग महात्मा गांधी से बात करना शुरू कर देते हैं और महात्मा गांधी का मानना था कि अगर कोई एक ऐसा आंदोलन भारत में होना चाहिए जिस आंदोलन के बाद भारत में केवल एक राष्ट्रता दिखे, यानी कि हिंदू ना दिखे ना ही मुसलमान दिखे, केवल एक ही राष्ट्रता दिखे, भारतीय दिखे, और तभी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो सकता है कि हमें आजादी मिल सकती है। सिंपल सा बात है भाई, समझो मेरा बात। अगर एक गांव में एक चापाकल है और उससे पूरा का पूरा गांव जो है पानी पीता है, अब वो चापाकल खराब हो गया, तो अगर वो चापाकल क्या केवल एक व्यक्ति के लिए खराब हुआ क्या, नहीं, आप बोलोगे सारे के सारे के लिए। तो जब वो चापाकल ठीक करवाने वाली बात होगी तो क्या केवल एक व्यक्ति आगे आएगा क्या, आगे तो एक व्यक्ति आएगा गुरुजी, लेकिन सबको साथ देना पड़ेगा। तो जिस तरह से चापाकल है उस तरह हमारी आजादी थी, चूंकि चाहिए था सबको, लेकिन आगे किसी को आना पड़ेगा। तो आगे तो गांधी जी आ गए, लेकिन साथ सबको देना पड़ेगा, पूरे के पूरे ग्रामीण लोगों को देना पड़ेगा, यानी कि पूरे के पूरे भारत लोगों का देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार केवल और केवल हिंदू लोग चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, मुसलमानों को भी साथ देना पड़ता। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी का मानना था कि अगर खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नए इतिहास रच सकते हैं और भारत को क्या कर सकते हैं, आजाद करा सकते हैं। तो भाई आखिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन के साथ मिलना क्या कारण है कि मिलाया गया। तो समझेगा, रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी तक यह आंदोलन मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही क्या किया था, सीमित था। देखो, शहर अलग होता है, कस्बा अलग होता है। तो शहर मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा, कस्बा माने शहर से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। कस्बों तक क्या था, सीमित था। लेकिन महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि जिस तरह रॉलेट एक्ट में आंदोलन हुआ और जिस तरह से लोगों ने भाग लिया, उससे कहीं ज्यादा लोग क्या हो कि भाई एक नए आंदोलन में क्या करे, भाग ले। तो इसीलिए गांधी जी का साथ में यह भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन संभव ही नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा जनाधार हो। बात क्लियर है। साथ में क्या हुआ, साथ ही गांधी जी को लगता था कि खिलाफत ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से हिंदू और मुसलमान एक हो सकते हैं और एक ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो भाई आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि मुसलमानों के भी पूंछ में आग लग चुकी थी कि भाई हमारे खलीफा का पद जाने वाला है, और इधर हिंदुओं के भी पूंछ में आग लगा था कि हमारे जो पूरी की पूरी राज्य है, हमारे का पूरा जो देश है, उसमें ब्रिटेन का शासन है, हम लोग तड़प रहे हैं, हमें आजादी चाहिए। तो जब दोनों के पूंछ में आग लग गया, क्योंकि कहा गया है कि जब तक पीछे में आग नहीं लगे वो रॉकेट नहीं बनता, तो जब दोनों के शक्तियों पर आंच आया तो फिर दोनों ने मिलकर क्या किया, सहयोग करना शुरू हुआ। चूंकि गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेता और उनके कई मुसलमान साथी भाई बात तो कर ही रहे थे, तो गांधी जी को एक अच्छा मौका मिला और इसी मौके के फायदा को लेकर गांधी जी ने क्या किया, सितंबर 1920 में, गौर कीजिएगा, सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन याद कीजिएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी और अन्य नेताओं ने इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थक और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन की क्या किया जाए, शुरू किया जाए।
अब देखो गांधी जी तो थे ही चालाक, पहली बात तो उनको पता था कि अगर आंदोलन करना होगा तो दोनों को मिलना होगा, तो दोनों कैसे मिलेगा, तो एक व्यापक आंदोलन चाहिए। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो खलीफा के लिए जो आंदोलन है और साथ में हमारा जो स्वराज के लिए आंदोलन, दोनों को जोड़ लिया जाए और जोड़ने के बाद एक ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे जिसका नाम क्या रहेगा आपका, जिसका नाम रहेगा असहयोग आंदोलन। क्या रहेगा? असहयोग आंदोलन। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि बताइए भाई, अब आपका सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आप ये बताइए कि खिलाफत आंदोलन के लिए समिति का गठन कब किया गया। तो आपको पता होगा 1919 में, कब? मार्च 1919 में। कहां किया गया था? बंबई में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो अली बंधु के द्वारा, यानी कि शौकत अली खान, और साथ में कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। और गांधी जी के साथ चर्चाएं तो हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी का मानना था कि बहुत बड़ा जनाधार चाहिए, तो मुसलमान और हिंदू को साथ में मिलना पड़ेगा। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया कि जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हमारा जो आंदोलन है उस पर आप मिल जाओ, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक ही मुद्दे पे बात करेंगे कि ब्रिटिश को भगाया जाए और ब्रिटिश का शासन को बंद किया जाए। उससे आपको भी फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा, और एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। इसी के चलते सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन और साथ साथ में क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन के जो भी सत्याग्रही हैं, दोनों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया, स्वराज जिनको चाहिए था और साथ में जिनको खलीफा के पद की शक्तियों को बरकरार रखना था, तो दोनों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया जिसका क्या नाम था आपका, तो असहयोग आंदोलन। अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक रहेगा जिसपे बात करेंगे कि आखिर असहयोग ही क्यों, असहयोग ही क्यों, इस टॉपिक पे बात करेंगे और पूरी की पूरी सारी बात करेंगे कि गांधी जी का क्या विचार था, गांधी जी ने कब असहयोग के बारे में लिखा था, साथ में असहयोग आंदोलन से क्या हुआ, उसके परिणाम के बारे में देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि आखिर असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया। इन सारे तमाम घटनाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगले एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, साथ ही चैनल पर तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो बेल आइकन उसको जरूर प्रेस कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।